पॉइंट टू पॉइंट में आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं हरिद्वार से जिला अधिकारी दीपक रावत। दीपक रावत जी आईएएस फहरिस्त में बेहद ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं। तो चलिए सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं स्वागत के साथ, इस्तकबाल के साथ। सर स्वागत है आपका HNA 24/7 में। सर सवाल सबसे पहला ये कि आपका आईएएस का सपना आपका था, आपके परिवार का था? मैं जब बहुत छोटा था, यानी कि जब मैं क्लास 1 या 2 में रहा हूँगा, तो मुझे कुछ शौक़ थे, जैसे कि आसपास का कूड़ा कबाड़ा जमा करना, कोई पॉलिश की डिब्बी, साथ में कोई पुराना टूथपेस्ट, इन सबको लगा के मैं एक मजमा लगाता था। और लोग पूछते थे कि आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं कहता था मैं कबाड़ी बनना चाहता हूँ। मुझे शौक़ था इधर उधर का पिटारा जमा करने का। उसके अलावा घर में कोई पुरानी घड़ी हो, हीटर वीटर हो, उसकी मरम्मत करने का मुझे बड़ा शौक़ था, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का। यहाँ तक कि मेरे नंबर इतने ख़राब आते थे कि एक बार मेरे पिताजी ने एक बिजली रिपेयर की दुकान में बात भी कर ली कि मेरे बेटे का रुझान इस तरफ बहुत ज़्यादा है, क्या इसको रखना चाहेंगे। जब मैं 11वीं 12वीं में आया तो बड़ा क्रेज़ था बच्चों में। आप जानते हैं पहाड़ में होता है, आर्मी का बहुत क्रेज़ होता है, एनडीए का एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया और मुझे लगा मैं शायद से क्लियर नहीं भी कर पाऊंगा, और मुझे ये भी लगा मेरा एप्टीट्यूड भी इसका नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए भी मेरा कोई ख़ास ना तो उस तरह की परफॉर्मेंस थी और ना मेरा नैक था। तो कहीं ना कहीं एक तरह से चीज़ें एलिमिनेट भी हो रही थी कि साहब आप ये नहीं कर सकते। अब बात आएगी आप ये नहीं कर सकते तो आप कर क्या सकते हैं। मसूरी में एकेडमी आईएएस की होती है, मुझे नहीं पता था वो आईएएस की एकेडमी है। मैं केवल एक बस देखता था जिसमें लिखा रहता था LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मैं पूछता था वहाँ से बच्चों से कि यार ये क्या चीज़ है ये LBSNAA। मैंने कहा बड़े अफसरों की वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। मुझे इतना ही पता था। इत्तेफाक से, मैं इत्तेफाक भी कहूँगा, खुशकिस्मती भी कहूँगा कि मेरे पड़ोसी उस वक्त जो करंटली हमारे DGP साहब हैं अनिल अतुड़ी जी, वो मेरे पड़ोसी थे। उनके बारे में मैंने सुना था कि वो IPS ऑफिसर हैं और मसूरी के ही हैं और अच्छे हैं। उनसे मेरी मुलाकात हुई, हल्का फुल्का उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कोई एक एग्ज़ाम होता है जो आप दे सकते हो। 12वीं मुझे मजबूरी में साइंस में करनी पड़ी थी। मुझे आज भी नाइटमेयर्स आते हैं कि मैंने वो आर्ट्स से क्यों नहीं की। आर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट था लेकिन विकल्प नहीं था आर्ट्स से करने का। फाइनली मैंने पेरेंट्स से जिद की और कहा कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता, मैं दिल्ली ही जाऊंगा और मैं आर्ट्स ही पढ़ूंगा। हिस्ट्री मैंने वहाँ पे पढ़ी। और जब मैं हंसराज कॉलेज में एक बार आ गया तो बहुत सारे बिहारी मेरे दोस्त थे और बिहारी इसका एक नेशनल पैशन भी होता है आईएएस का एग्ज़ाम देना। वहाँ से मुझे इसका बेसिकली जानकारी मिली एग्ज़ाम की। उसके बाद मैं JNU में आ गया, अच्छा माहौल मिला। तो आप ये कह सकते हैं कि शुरू में बहुत से विकल्प थे जो मैं नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से मुझे ये तय करना पड़ा कि मैं यहाँ आ सकता हूँ। लेकिन एक बार जब मैं आ गया, मैंने सिंसियरली इसकी पढ़ाई फिर मास्टर्स में आने के बाद JNU में शुरू की। और तब ये कह सकते हैं कि मैंने ये विकल्प अपने लिए रखा और मैं एज अ बैकअप अपना विकल्प मीडिया ही रखना चाहता था और मीडिया ही मेरा विकल्प भी था। जस्ट इन केस में आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो पाता, आई वुड हैव डेफिनेटली जॉइंड कोई अच्छा सा चैनल ज्वाइन करता, न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता। तो परिवार का सहयोग क्या पूरी इस जर्नी में आपको मिलता रहा या फिर कुछ चुनौतियाँ सामने? पूरा सहयोग मिला। जब JNU में जब मैं 24 साल का हो गया तो एक दिन मेरे पिताजी ने बोला कि बेटे अब मैं आपको पैसे नहीं भेजूंगा, अब आप 24 साल के हो गए हो, अब मेरे हिसाब से मेरी उम्र में मैं तो कमाता था, अपने पैरों पे खड़ा था, आप अभी भी घर से ड्राफ्ट मंगाते हैं। तो मुझे बुरा भी लगा लेकिन अच्छा भी लगा, बात तो उनकी सही थी। इत्तेफाक से जब उन्होंने ये बोला उसके लगभग 20-25 दिन के बाद ही JRF का रिजल्ट आ गया। JRF की फेलोशिप उस वक्त 8,000 रुपये पर मंथ थी और JNU जैसे जगह में जहाँ पे खाने का बिल केवल 1,000 रुपये आता है, ये बहुत बड़ी सेविंग थी। तो मुझे इसका फ़ायदा भी मिला और पेरेंट्स का खैर लगातार साथ मिला ही मिला, इमोशनली भी मिला, क्योंकि लगातार मैं आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा था। मैं इतना ब्राइट था भी नहीं कि मेरा एक बार में सिलेक्शन हो जाए। 3rd अटेम्प्ट पे मैं कस्टम्स में आया, उसके बाद जो लास्ट मेरा अटेम्प्ट था उसमें आईएएस में आया। तो इमोशनल सपोर्ट्स पेरेंट का लगार था ये जानते हुए भी कि मैं आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट कभी भी नहीं रहा हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं उनको क्यों लगता था कि इस बच्चे में कुछ है। बिल्कुल, अब काफ़ी जिम्मेदारियां आपके ऊपर रही हैं। अगर नैनीताल की बात करते हैं, बड़ी जिम्मेदारी वहाँ रही। अभी आप हरिद्वार में हैं, जिला अधिकारी हैं। अगर इन दोनों जिलों की बात करते हैं तो चुनौतियाँ कहाँ आपको लगती हैं? हरिद्वार इज़ प्राइमरीली अ डिस्ट्रिक्ट ड्रिवन बाय लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर वैसे तो हर जिले के जिलाधिकारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट के सेक्शंस होते हैं उसमें एक पटल होता है JA, इसको कहते हैं जुडिशियल असिस्टेंट। ये पटल नैनीताल में इंपॉर्टेंट नहीं था, कानून व्यवस्था के मामले कम हुआ करते थे। यहाँ पे मैं सबसे पहले JA के पटल को खोलता हूँ। वहाँ पे हो सकता है मैं सबसे पहले CRA की फाइल को खोलता था, क्योंकि आपदा ज़्यादा अहम मसला वहाँ पे हुआ करता था। तो पहला चैलेंज तो यही है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के मसले ज़्यादा हैं। टेंशंस वैसे तो नहीं होती हैं,
लेकिन जब होती है तो इतने जल्दी होती हैं कि आप संभल भी नहीं पाते हैं। नैनीताल में दूसरी बात ये थी कि काफ़ी हद तक वहाँ का जो मास है एजुकेटेड था, हरिद्वार में उसके अनुपात में कम है। हमारे सोशल इंडिकेटर्स को आप देख लें, विमेन लिटरेसी केवल 64% है। हमारा जो नेट एनरोलमेंट रेशियो है, हम इसकी बात करें अगर हाई एजुकेशन की, तो 50% भी नहीं है। तो ये फ़र्क भी है, यहाँ पे लोग मिलने बहुत ज़्यादा आते हैं, स्केल बहुत बड़ा है लोगों के मिलने का, ऑब्वियसली क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही 22.5 लाख है, नैनीताल की इससे काफ़ी कम थी, तो ये भी यहाँ पे एक डिफरेंस है। हरिद्वार अति संवेदनशील है क्योंकि यूपी का बॉर्डर यहाँ पर मिलता है। दूसरा, क्राइम बहुत ज़्यादा इस ज़िले के अंदर है। और तीसरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी कि राजनीतिक दबाव बहुत रहता है। ऐसे दबाव आपके सामने आए हैं तो वो कैसे रहे और कैसे उनका सामना करें? एक क्राइम में तो 2-3 बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पे हुई हैं। एक तो अभी हाल ही में हुई है, जिसमें कि 2 तारीख को कुछ जगह आगजनी भी हो गई थी, कुछ जगह रोड जैम भी हुए थे, इसलिए हम यहाँ पे खैर झेलते रहते हैं। यूपी के होने के नाते कई बार ये माना जाता है कि उत्तराखंड में असाइलम क्रिमिनल्स को मिल जाता है, जो कि कुछ हद तक सही भी है। इस पर हम नज़र रखते हैं, गुंडा एक्ट में लोगों को पाबंद भी करते हैं और भी प्रिवेंटिव एक्शंस हम लोग करते रहते हैं। पॉलिटिकल दबाव की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जैसे 11 हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं और भी हमारे राजनीतिक जो हैं प्रतिनिधि यहाँ पे होंगे, मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक दबाव किसको कहेंगे? दबाव इसको कहेंगे कि आपको कोई बार बार इस बात का फ़ोन करे कि ये काम है, आपको लगता है ये गलत है, और वो कहेंगे कि आप करिए इसे, और आप नहीं करेंगे तो मैं देख लूँगा। ऐसा दबाव कहीं भी नहीं आया। मैं ये मानता हूँ कि एक डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। पॉलिसीज़ हमारा लेजिस्लेचर बनाता है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। कई बार पॉलिसीज़ में ऐसा होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, मार्गदर्शन लेना पड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे जनप्रतिनिधि समझते हैं कि ये काम तो ऐसे होना चाहिए था, जबकि वो नहीं होता। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जनप्रतिनिधि हमसे ज़्यादा अवेयर होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं, इसलिए क्योंकि वो भी डायरेक्टली पब्लिक से जुड़े हुए हैं, कई वर्षों से जुड़े हैं, तो उस नाते फ़ोन आते हैं, कई बार हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। लेकिन गलत काम के लिए प्रेशर एटलीस्ट मैंने तो फील नहीं किया है, और जहाँ भी मैं फील कर देता हूँ, मतलब ऐसा दौर आता है, इस तरह का वक्त कभी आया है कि प्रेशर पॉलिटिकल मेरे पास ऐसे, मैंने कभी भी जॉब में एक तो टेंशन लेता भी नहीं, स्ट्रेस में कभी आपने मुझे देखा भी नहीं होगा, मैं नहीं लेता हूँ। इस तरह के जब भी फोन कॉल्स आए भी होंगे जो कि मुझे लगता है आर रॉन्ग, तो मैं क्लियर कट कह देता हूँ कि सर इसमें ये दिक्कत है, और इस दिक्कत होने के नाते इसको करना उचित नहीं रहेगा, जिससे आपके लिए भी ये ठीक नहीं और मेरे लिए भी ठीक नहीं। हाँ, जो बात हो सकती है तो मैं चाहूँगा कि उसमें देरी भी किसी प्रकार की ना हो, और मैं विदाउट फेलियर उसको करूँ। बिल्कुल। हरिद्वार जिले की कमान आप बड़ी काबिलियत से संभाल रहे हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं जनता तक कैसे पहुंचाते हैं? क्योंकि अब से पहले जितने भी जिला अधिकारी रहे, काम उन्होंने किया, लेकिन जिस तरह का काम आप करते हैं, अलग आपकी शैली है, तो वो जो योजनाएं हैं वो कैसे जनता तक आप ले जाते हैं? क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है, जनता की शिकायत रहती है कि साहब हमें तो सरकार की योजनाओं का ही नहीं पता, और अधिकारी बात भी नहीं करते। एकदम सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। बहुत सी स्कीम्स होती हैं जिनके फ़ायदे कई बार पब्लिक को नहीं पता होते हैं, या उसमें क्लैरिटी नहीं होती। अब जैसे कई बार लोग मेरे पास आ जाते हैं, कहते हैं हमें आवास चाहिए, हमें आवास नहीं मिला। कायदे से उनको ब्लॉक में जाना चाहिए था, देखना चाहिए था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की सूची है, उसमें जो हमारा SECC डेटा के आधार पर लिस्ट बनी है, उसमें उनका नाम है अथवा नहीं है, लेकिन तो भी वो यहाँ पर आ जाते हैं। जानकारी की कमी है। अक्सर हम ये मान के चलते हैं कि डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि वो जगह जगह तक अपनी स्कीम को पहुंचाए, लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आपकी स्कीम का प्रचार इस तरह से होना चाहिए, इतनी क्लैरिटी से होना चाहिए, जो सेल्फ टारगेटेड हो, यानी कि जो उसका पात्र हो वो खुद ब खुद चलाए कि हाँ साहब मैं पात्र हूँ। जैसे उज्ज्वला स्कीम है, आप जानते हैं कि जिसके पास सिलेंडर नहीं है, BPL है, अब SCs को भी इंक्लूड कर दिया है, उनके पास नहीं है, तो उनको ये पता हो कि हाँ साहब नहीं है, उनको ये भी पता हो कि साहब मुझे कहाँ पे जाना है, ब्लॉक में दर्ज करवाना है। इसमें सबसे अच्छी पहल है सोशल मीडिया, जो पलक झपकते ही आपका मैसेज इतने लोगों तक पहुंचा देगा, जो कि कितना भी साहित्य आपके पास हो, कितना ही लिटरेचर क्यों ना हो, कितनी ही गोष्ठियां आप कर लें, नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस हैं। एंड ऑफ द डे जहाँ पे चीज़ को क्रियान्वित होना है, ग्राम पंचायत के स्तर पे, वहाँ पे जो अंतिम कड़ी है, वो व्यक्ति काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए बड़ा ज़रूरी कि आप भी गांव में जाएं। आपसे मेरा मतलब केवल मैं नहीं, जो भी सीनियर ऑफिसर है, चाहे वो CDO साहब हो, कभी कभार SDM साहब भी हो, या आंगनबाड़ी का मामला हो तो DPO साहब, वो जाएं कि क्या वो कटिंग एज काम कर रही है या नहीं कर रही, अंततः काम तो वहीं से होना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम इस तरह से चीज़ों को पॉपुलर करें कि वो सेल्फ टारगेटेड भी हों, लेकिन हम ये भी देख लें कि उस तंत्र में खामी तो नहीं है, हम इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। युवक को खासा पसंद करते हैं, सोशल मीडिया पर आप काफ़ी बने रहते हैं। अमूमन अक्सर अधिकारी सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहते हैं,
क्या लगता है आपको युवा आपको जो पसंद करते हैं वो ऐसा नहीं कि सिर्फ हरिद्वार के, पूरे उत्तराखंड के, पूरे देश के युवा आपको सर्च करते हैं? सोशल मीडिया का तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि मैंने इसको हमेशा पॉजिटिवली लिया है और मुझे बहुत से इसके फ़ायदे भी होते हैं। मैं नैनीताल में था, दैवीय आपदा की सूचनाएं हों या फॉर दैट मैटर फॉरेस्ट फायर्स की सूचनाएं कई बार मुझे फेसबुक पे मिली हैं। कई बार लोग इतने अच्छे होते हैं, कोई पर्यटक ही हो, कहते हैं साहब हम बल्दिया खान से गुजर रहे थे, यहाँ पे बड़ी आग लगी हुई, बताते हैं। एक तो उसका एस्पेक्ट हो गया मैसेजिंग का, यानी कि बात अब तक पहुँच गई। दूसरा एस्पेक्ट ये हो कि आप कितने लोगों से रीचेबल हैं। एक सिंपल व्हाट्सएप का मैसेज आप खुद भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि कहाँ तक पहुँच जाएगा। मेरी एक आध बाइट्स ऐसी सोशल मीडिया पर डाली हुई है कि 50-60 लाख व्यूज़ हो गए। इट इज़ रीचिंग सो मेनी पीपल। तो मेरे लिए एक गवर्नेंस का ये बहुत अच्छा टूल है और मैं उसी नज़रिए से इसको देखता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर में विशेषकर मुझे बात अब तक किसी तक पहुँचानी हो, अफवाहें ना फैलाएं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुँचाएं, आसपास कोई गलत काम करता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग बना दें। ये बात अगर मुझे किसी को पहुँचानी आधे घंटे के अंदर, तो मेरे पास कोई मीडियम नहीं है। यूथ की जहाँ तक बात है, आई थिंक मुझसे रिलेट करते हैं। यूथ एक एनर्जी है जो कि रॉ एनर्जी है। वो एनर्जी है, वो ज़्यादा चीज़ सोचती नहीं, वो रिजल्ट्स में यकीन करती है, अभी मिले जल्दी मिले। आई थिंक क्योंकि मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि अगर कोई चीज़ सही है और होनी चाहिए तो वो बिना किसी समय की बर्बादी की होनी चाहिए। शायद इसलिए भी आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं फ्रैंक भी हूँ। अक्सर आई डोंट हैव एनी हिकअप्स इन स्पीकिंग माई माइंड। अगर कोई चीज़ बोलनी है तो मैं बोलता हूँ कि हाँ ये क्लियर कट है, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो अच्छी बात है कि दे लुक अप टू मी। और मुझसे कई लोग कई बार महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से मुझे फ़ोन भी करते हैं। हो सकता है वो कुछ प्रेरणा भी लेते हों, स्पेशली जिनको सिविल्स की तैयारी करनी है। ये फैक्टर भी है। बिल्कुल। आपका काम करने का तरीका बेहद सख्त है, सरल है और थोड़ा अलग है। आलोचना भी होती है, प्रशंसा भी होती है। प्रशंसा से खुश होते हैं या फिर आलोचना से थोड़ा नाराज होते हैं? शुरू में तो मैं ज़्यादा सेंसिटिव था इसको लेके कि कोई भी चीज़ मेरे बारे में नेगेटिव छपी है तो क्यों छपी है। लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों के बाद पढ़ा कि मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है। मैच्योरिटी का मतलब ये भी होता है कि आप हर एक चीज़ पे प्रतिक्रिया ना दें। तो मैं अपने अंदर बदलाव ला रहा हूँ कि अगर कोई एक्शन हुआ है, मैं हर चीज़ पे अपनी प्रतिक्रिया देने लगूँ तो वो एक तरह से एनर्जी का वेस्टेज भी होगा और मेरी अपनी एफिशिएंसी कम होगी। तो अब तो मैंने बहुत हद तक इसको कम कर दिया। हालांकि मेरा नेचर ये है कि हर चीज़ पे रिएक्ट कर डालूँ तुरंत, और मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इसको। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मैं सख्ती केवल वहीं पर दिखाता हूँ जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। अभी जैसे परसों की बात है, मैं मायापुर वाले घर पे जा रहा था, तो एक वर्कशॉप थी वहाँ पे, बल्कि 2-3 थी। सारी की रिपेयर बीच सड़क में हो रही थी, सारी गाड़ियों की। जाम भी लगा हुआ था, मैं भी उसमें फंस गया। मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। मेरी गाड़ी में हमेशा 3-4 स्पेयर ताले पड़े रहते हैं। मैंने सब एसडीएम्स को बोला अपनी गाड़ी में स्पेयर ताले रखें, वर्कशॉप पे ताला लगा। अब मुझे लगता है, हो सकता है बहुत से लोग को पसंद ना आए, लेकिन वो आदमी अगली बार 10 बार सोचेगा सड़क पे गाड़ी रिपेयर करने से पहले। कुछ मौके पे तो शक्ति हमें दिखाने भी पड़ती। मॉडलिंग को या एक्टिंग को मैंने नहीं रखा था, लेकिन आपसे मैंने पहले भी कन्फेस किया कि मीडिया एज ए करियर ऑप्शन मैंने बहुत हद तक रखा था। जब मैंने बीए पास किया तो मेरे पास 3 विकल्प थे। एक तो मैं डीयू से ही एमए कर लेता, उसी दौरान मेरा सिलेक्शन जेएनयू में हुआ था। तो लोगों ने कहा वहाँ क्यों जाते हो, वहाँ पे तो आपको इतनी रिसर्च करनी पड़ेगी, आप एग्ज़ाम भी नहीं दे पाओगे। तो मैंने एक एग्ज़ाम लॉ का भी दिया था, तो लॉ का मैंने एंट्रेंस भी दिया था। तो जब बीच में मेरा आईएएस में नहीं हुआ तो मुझे अक्सर इस बात का मलाल होता था कि काश हमने एलएलबी भी कर लिया होता, तो अगर मैं कुछ भी ना बन पाऊँ मेरे पास एक बैकअप करियर ऑप्शन रहता। लेकिन मैं एग्जॉस्ट कर चुका था उस ऑप्शन को, मैंने एलएलबी नहीं की थी। तो मीडिया वॉज वन थिंग विच वॉज क्लोज टू माई हार्ट। तो मुझे लगता भी था कि इसमें रहते हुए मैं योगदान भी दे सकता हूँ और मुझे जॉब सेटिस्फैक्शन भी पूरा होगा। तो मैं यकीनन मीडिया में ही होता अगर आईएएस नहीं होता। बिल्कुल। जनता की शिकायतें रहती हैं कि अक्सर अधिकारी अपने एसी कमरों में रहते हैं, लेकिन आप जनता के द्वार जाते हैं, जनता की समस्याओं को हल करते हैं और एक आप बड़ी नज़ीर हैं उन अधिकारियों के लिए जो सिर्फ अपने दफ्तरों में बंद रहते हैं। एक तो मेरा पर्सनल भी थोड़ी सी मैं कहूँगा कमज़ोरी है, मैं बहुत देर तक बैठ नहीं पाता हूँ जगह पे, और अटेंशन स्पैन भी मेरा कम है। दूसरा, मैं ये मानता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट सचिवालय नहीं है, वो पॉलिसी नहीं बनाती। उसको ये देखना है कि जो पहले से ही पॉलिसी है उसका क्रियान्वयन कितना अच्छा हो रहा है। सेकेंडली, जो डिस्ट्रिक्ट चलती है, अक्सर लोग आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं, हमारे सीनियर्स भी कहते हैं कि जिला अधिकारी का इकबाल है। उस इकबाल का क्या मतलब है? उस इकबाल का ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह डंडा लेके चले जाएं, लेकिन उस इकबाल का ये मतलब है कि अगर कोई चीज़ डीएम ने कह दी और ये कि होना है, आफ्टर ऑल सरकार का सबसे सीनियर प्रतिनिधि जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वो आप एनफोर्स कैसे करेंगे? वो आप एनफोर्स ऐसे करेंगे कि किसी को भी ये पता ना हो कि डीएम कब कहाँ जा सकते हैं, या आपकी ये छवि हो कि छोटी से छोटी गलती भी हो तो डीएम आ भी सकते हैं। ये केवल डीएम के लिए नहीं कह रहा हूँ,
यही बात होनी चाहिए हमारे बाकी डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के लिए कि हाँ साहब देखा जा सकता है, अगर गड़बड़ी होगी तो सीनियर ऑफिसर्स भी आ सकते हैं। जब ये स्पिरिट डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो मैं समझता हूँ कि अगर सिस्टम में कुछ खामियां हैं वो 100% तो ठीक नहीं हो जाएंगी, लेकिन अगर उसके इंप्रूवमेंट में 25% भी इजाफा हो रहा है डिलीवरी में, तो मैं समझता हूँ ये करना चाहिए। फील्ड वर्क बड़ा ज़रूरी है जो हमें रियलिटी से जोड़ता है। और कई बार ये भी होता है कि जो हमारे कटिंग एज पे लोग हैं, मान लीजिए हमारी आशा वर्कर्स हैं, हमारी एएनएम वर्कर्स हैं, हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं, ऐसा नहीं कि उनको केवल काम ही करते जाना है, उनके भी वाकई कई बार बड़ी जायज़ शिकायतें होती हैं जो कि हम तभी जान पाते हैं जब हम वहाँ तक जा पाते हैं। फील्ड वर्क की अपनी एक महत्ता है और मैं सभी यंग ऑफिसर्स को रिकमेंड करता हूँ फील्ड में अधिक से अधिक समय। बिल्कुल सर, कुंभ की बात करते हैं। 2010 में महाकुंभ हुआ क्योंकि हरिद्वार में कुंभ होता है, और 2016 में अर्ध कुंभ था। वापस 2021 में महाकुंभ आने वाला है। जिम्मेदारी अभी भी आपके पास है, लेकिन क्या आपका मन है कि उस जिम्मेदारी को आप पूरे तरीके से निभाएं और कुंभ करा करके जाएं? देखिए, मेला अधिकारी का चार्ज मेरे पास है, लेकिन मेला अधिकारी कौन रहेगा ये केवल गंगा मैया तय करती है। जिन पे आशीर्वाद होगा उनका, वो इसको कराएंगे। लेकिन क्योंकि ये चार्ज वर्तमान में मेरे पास है तो कुछ चीज़ें मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होगा हमारे आने वाले श्रद्धालु हैं उनके नंबर्स में, क्योंकि एक तो पॉपुलर बहुत ज़्यादा हो गया कुंभ। सेकेंडली, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया कि दूर दूर तक पहुँच है। और कुंभ एक ऐसा इवेंट है जिसमें कौन नहीं चाहेगा मैं शामिल हो जाऊँ। हर की पौड़ी पे आप वैसे भी खड़े हो जाएं बिना कुंभ के भी, जो अलौकिक फीलिंग आती है, जो वहाँ पे लगता है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। गंगा जी का एक अपना एक कैरेक्टर है, अपनी एक फीलिंग है, जिसकी अनुभूति वहाँ पे रह के हो सकती है। बहुत से लोग इसकी अनुभूति लेना चाहेंगे और आएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हर की पौड़ी का एरिया बड़ा ही सीमित है, मैक्सिमम 50,000 लोग आ सकते हैं। बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अधिक से अधिक हम घाट बना पाएँ। सेकेंडली, हमारी प्रायोरिटी ये भी है, जिसमें हम निवेदन भी करेंगे हमारे सम्मानित जो अखाड़े हैं, कि हमारे बहुत से हमें स्पॉट्स तय करने पड़ेंगे जो कि हर की पौड़ी से हट के अन्य जगहों पे हों, जहाँ पे भी कुछ कुछ स्नान हम करा सकें। मसलन कि जो हमारा शहर पे केंद्रित है कुंभ, पूरा का पूरा शहर पे केंद्रित है, इसको थोड़ा सा हमें डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि क्राउड कंट्रोल बड़ा आवश्यक है, ज़्यादा लोग आएंगे। इसलिए भी ज़रूरी है कि आप जानते हैं कि हरिद्वार कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के हिसाब से भी एक सेंसिटिव जगह है, थ्रेट्स भी रहती हैं। तो ये मेरी प्रायोरिटी है। और एक बड़ी प्रायोरिटी हरिद्वार में इस बात की है कि जब कुंभ होता है तो सब तो श्रद्धालु हैं, वो आते हैं, आराम करते हैं और आनंद भी लेते हैं, लेकिन हमारे जो लोकल लोग 4 महीने यहाँ पे रहते हैं परेशान भी होते हैं। चाहे स्कूल जाने की बात हो, चाहे ट्रैफिक जैम हो या बाहर निकला हो। तो एक बड़ा एम्बिशियस यहाँ पे प्रोजेक्ट हमारा रिंग रोड का है, जिसमें कि हमारा जो ट्रैफिक कुमाऊं को जाना है या ट्रैफिक जो गढ़वाल को जाना है, जिसको कुंभ में नहीं आना, वो बाहर ही बाहर निकल जाए। उस पर काम चल रहा है, उसकी DPRs हमने बनाई हैं। मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट भी की है कि एक कंसल्टेंट प्राइवेट हमको मिल जाए जो नवीनतम तकनीकें हों, साफ सफाई की, क्राउड मैनेजमेंट की, प्रचार प्रसार की, उन तकनीकों को हमें बताए तो हमारी जो मेला अधिकारी का जो दफ्तर है उससे हम उनको ज्ञानवित करें। हरिद्वार की जिम्मेदारी जब आपको मिली तो थोड़ा सा डर रहता है अधिकारियों में, क्योंकि बड़ा जिला है जैसा आपने बताया। हालांकि आप डरते नहीं हैं किसी भी चुनौती से, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी क्या थी आपकी कि जब आप हरिद्वार आएंगे तो आप क्या क्या सुधार करेंगे? मैं जब हरिद्वार आया तो आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा नर्वस में डेफिनेटली था। मुझे लगता था, क्या कहते हैं कि यहाँ पे डायनेमिक्स नैनीताल से अलग हैं, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर भी अलग है। मैंने नैनीताल में एक बड़ा सक्सेसफुल काम करवाया था सभी हमारे ऑफिसर्स की मदद से कि वहाँ पे पॉलीथीन 100% बैन हो गई थी। ये गंगा जी का स्थान है, ये पवित्र स्थान है, देश दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं। मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं यहाँ रहते हुए एटलीस्ट इतना तो कर ही दूँ कि जो पन्नी है जो हम हाथ में लेके घूमते हैं उसका इस्तेमाल बंद हो जाए। हमारी नदियाँ भी साफ़ होंगी, हमारे सीवेज सिस्टम्स भी चोक नहीं होंगे, हमारे मवेशी, हमारी जो गाय माता हैं, खा के कई बार इसमें उनके थ्रोट चोक हो जाते हैं, ये नहीं होगा। इस पे मैंने धीरे धीरे काम किया और इसके अभी परिणाम भी अच्छे दिख रहे हैं। तो मैं टारगेट तो अगर आप कहेंगे कि एक ही क्या था तो ये था कि पॉलीथीन मुक्त हरिद्वार को कैसे करूं ताकि हमारा जो सॉलिड वेस्ट का जो काम है इसमें हम काफ़ी हद तक इसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। आप देखने को शायद आपको मिल भी रहा होगा कि पॉलीथीन के यूज़ में गिरावट तो आई है, यद्यपि इसको कुछ लोग कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू कई लोग देखेंगे। मैं अपील करना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप त्याग दें। 20 साल पहले भी हम झोला लेके चलते थे, थोड़ी सी मेहनत हम करेंगे तो हम झोला लेके चल सकते हैं।
अब सर जिस तरह की फ़ोन कॉल्स आती हैं, आप दफ्तर में भी रहते हैं, घर पर भी रहते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि सभी फ़ोन कॉल्स को सुना जाए। और सुना है आपके बारे में कि आप रिकॉल भी करते हैं, वापस कॉल भी करते हैं जनता को। तो ये सब कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि मेरा फ़ोन नंबर पब्लिक है, मैंने इमरजेंसी के पर्पज़ से भी इसको पब्लिक रखा है। डीएम का नंबर पब्लिक भी होना चाहिए। मेरे पास औसतन दिन में जब मैं रात को देखता हूँ कॉल के कितने एवरेज कॉल्स आए, तो नॉर्मली 250 to 300 कॉल्स आते हैं। इसमें हमारी दिन भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस भी होती हैं, मीटिंग्स भी होती हैं, डीएम का न्यायालय भी होता है। हम इनको कई बार नहीं ले पाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट केवल अपने सुनने वालों से इतना ही है कि जब कभी मेरा फ़ोन ना उठे, आप एसएमएस अपना नाम और पता ज़रूर करें। और अगर आप बहुत कम शब्दों में 10-12 शब्दों में लिख सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम है, मैं डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा। मैं हर उस व्यक्ति को कॉल बैक करता हूं जिसका मेरे पास एसएमएस आ जाता है। मुझे सहूलियत होती है जानने में कि क्या मामला होगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर, मुझे इमरजेंसी है तो एसएमएस तत्काल ही कर दें, और अदरवाइज आपसे बात अगर 2-3 बार से नहीं हुई तो भी अपना नाम पता एसएमएस करें। आई विल डेफिनेटली कॉल बैक। सरकार कुछ फैसले लेती है, अगर सबसे बड़े फैसले की बात करते हैं तो एनसीईआरटी की बुक अब स्कूल में लागू है, लेकिन अभी भी शिकायत आ रही है कि स्कूल मनमानी कर रहे हैं। मेरे पास ये शिकायतें आई हैं कि एक तो जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, एक तो ये जोर बनाया जा रहा है बच्चों के ऊपर कि आप पूरा का पूरा लॉट लें उसका। मान लीजिए किसी को केवल हिस्ट्री की लेनी है तो कह रहे नहीं, आप पूरा सेट ही खरीदिए। एक शिकायत तो ये आई है। दूसरी शिकायत मेरे पास ये आई है कि स्टेशनर्स इस बात के लिए बच्चों को मजबूर कर रहे हैं कि ठीक है, आप एनसीईआरटी का सेट तो ले लीजिए, लेकिन आप कॉपी भी लेंगे, आप पेन भी लेंगे। इसमें 2-3 दुकानों में मैंने इसमें छापेमारी करवाई है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक्स मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं खुद उसकी वकालत करता हूँ। जब भी कोई आईएएस की तैयारी की बात मुझसे करता है, मैं सबसे पहली चीज़ ये कहता हूँ, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आप पढ़िए। जिस दिन आप पढ़ लेंगे मुझे दोबारा कॉल करिएगा। वो कॉल दोबारा आता नहीं है। ये किताबें पढ़ना में टाइम लगता है, वो इतनी अच्छी लिखी हुई हैं, कंपटीशन के लिहाज से भी वो इतनी ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो मेरी कोशिश होगी, गवर्नमेंट का निर्णय है, सभी स्कूल्स में ये जाए। और कहीं पे अगर कोई प्राइवेट गाइड बुक लगा रहा है तो अलग से हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स हमको पढ़नी ही पढ़नी है। इसमें जो भी शिकायतें मेरे पास आएंगी मैं व्यक्तिगत रूप से एंटरटेन करूँगा। मेरा सवाल अब थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सब चीज़ें राजनीतिक है उसमें। मैं चाहता हूँ कि दीपक रावत वो जवाब दें। देखिए, आप उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, आप आईएएस भी बन गए, लेकिन अभी बहुत से युवा ऐसे हैं जो पढ़ाई के लिए मजबूर हैं, अच्छे इलाज नहीं है उत्तराखंड के अंदर, अच्छी शिक्षा नहीं है उत्तराखंड के अंदर। आप दीपक रावत बन करके क्या सोचते हैं कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सरकारों को क्या काम करना चाहिए? मेरे हिसाब से आज की तारीख में जो सबसे बड़ी शक्ति हमारे पास आ गई है, दैट इज़ द पावर ऑफ इंटरनेट। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हरिद्वार में चल रहा है, सभी ग्राम पंचायत हमारी कनेक्टेड हो गई। अभी मैं जमालपुर कला गांव में गया था, वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, उनकी बात एक बड़े सीनियर डॉक्टर से दिल्ली में हो रही थी टेलीमेडिसिन के थ्रू। 150 रुपये का पैकेज था, लेकिन बात हो रही थी अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट से, उनको सलाह मिल रही थी। दूसरी कमी जो हमारी टीचर्स की है, इससे भी हम बहुत हद तक निपट सकते हैं, अच्छा अगर ई लर्निंग का हमारे पास मटेरियल है। अभी मैंने 10-12 स्कूल्स को प्रोजेक्टर्स दिए हैं, ई लर्निंग मटेरियल छोटा सा एक आप इसमें आ गया हमारे डिस्क में, उसको हम वहाँ पे दिखा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आईटी का अच्छा यूज़, जिस तरह की विषम परिस्थितियाँ यहाँ पे हैं, भौगोलिक भी हैं और ह्यूमन रिसोर्स की भी हैं, इस क्रंच को हम केवल टेक्नोलॉजी से ही दूर कर सकते हैं। मैं चाहूँगा खुद व्यक्तिगत रूप से भी इसका अधिक से अधिक प्रसार करूँ। गवर्नमेंट से भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहती है कि इसका प्रसार हो, और हो भी रहा है। पहले से काफ़ी ज़्यादा लोग अब इंटरनेट savvy हुए हैं, उनको यूज़ भी कर रहे हैं। हरिद्वार गंगा जी हैं, गंगा माँ हैं, लेकिन बहुत सारे नाले जाते हैं सर, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनको रुकवा दिया जाए। आपने थोड़ी कोशिश की है, लेकिन क्या कोशिश वो कामयाब हुई है या थोड़ा नाकामी मिल रही है? देखिए, 22 नाले यहाँ पे टोटल हैं जो कि गंगा जी में मिलते थे। इसमें से 17 नाले तो टैप हो चुके हैं, इसको आप खुद भी देख लें। कभी कभार जब सोशल मीडिया पे इस तरह की अफवाह उड़ती है कि गंगा जी में सीवर जा रहा है, वो इन 17 नालों से तब मिलती है जब मान लीजिए किसी वजह से पंप बंद हो गया हो। अब पंप एक मशीन है, उसको आदमी ही ठीक करेगा, और आदमी अगर उसे ठीक करेगा तो वक्त भी लगेगा। उस दौरान जबकि पंप ठीक हो रहा हो, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, वो पानी उस वक्त जाएगा ही जाएगा। उस बात को मैं सोचता हूँ कि आप पैनिक उस बात पे ना हो, हम 3-4 घंटे में उसको ठीक कर लेते हैं। अब रही बात उन 5 नालों की जो कि टैप नहीं हुए, इन सभी कामों के टेंडर्स भी हो गए, मौके पे काम भी हो रहे हैं। यद्यपि इनकी डेडलाइन ठीक होने की अगस्त 2018 है, हमारा प्रयास है कि हम उससे पहले ही इन नालों को टैप कर दें। दूसरा मसला है कि जो ये पानी हम टैप करेंगे सीवर का, ये आखिर जाएगा कहाँ? एसटीपी में जाएगा। वर्तमान में हमारी एसटीपी में इतनी कैपेसिटी नहीं कि उस पानी को साफ करके भेजे, उसका ऑगमेंटेशन का काम भी शुरू हो गया है। तीसरी बात, पानी केवल साफ हो ये अपने आप में कंप्लीट नहीं, वो जो साफ पानी है क्या उसका उपयोग भी हो रहा है? उसका सिंचाई में उपयोग होना चाहिए। उसके लिए सिंचाई विभाग की हमारी एक स्कीम चल रही है जो इसको करेगी।
और सबसे अहम बात यह है कि इस सब के बावजूद भी 15% एरिया हरिद्वार का ऐसा होगा जिसके पास सीवर नहीं है। हरिद्वार का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, कुछ ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पाइप बिछाने की भी जगह नहीं है। देयर इज सिंपली नो स्पेस। तो वहाँ पे हमें मजबूरी में पिट्स ही बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो असेवित एरिया है 15% में से मान लीजिए 12-13% अब भी सीवर से कवर हो सकता है, उसका भी प्रोजेक्ट बन रहा है। तो मैं समझता हूँ जो डायरेक्ट पानी गंगा जी में जा रहा है इसको तो हम डेफिनेटली अगस्त 18 से पहले पहले हर हाल में रोक ही देंगे। हाँ, जब कभी कोई दिक्कत आएगी 3-4 घंटे के लिए तो ऐसा हो सकता है कि वो चला जाए। सेकेंडली, ये जो हमारे पंप्स हैं ये डिजाइंड हैं कब के लिए? जब बरसात ना हो। जब बरसात होगी और ओवरफ्लो करेंगे नाले तो भी उसमें जाएगा, लेकिन उस पर क्योंकि पानी डाइल्यूट हो जाता है तो उतना पोल्यूशन नहीं हो पाता। अब बेहद ईमानदारी से काम करते हैं, 24 में से 16 से 18 घंटे काम करते हैं, जनता से मिलते हैं और कभी कभार आप की जो आवाज़ है वो सुरीली आवाज़ है, यूट्यूब पर हमने भी देखा है। तो हम चाहेंगे कि कुछ गुनगुना दीजिए। ये गाना आपके लिए मैं गुनगुनाऊंगा और ये गाना मैं सभी बेटियों को समर्पित कर रहा हूँ, सभी पिताओं को समर्पित कर रहा हूँ जो अपनी बेटियों से प्यार करते हैं। और सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि बेटी बेटा में कोई भी आप भेद ना करें, सब भगवान के बनाए हुए हैं और सभी उतने ही काबिल हैं। तो ये गाना आपके लिए गुनगुनाऊंगा। झंडे आ बाजू छाना बिलौरी लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी लगला बिलौरी के घामा, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली, चूल्हे की रोटी चूल्हे में रौली लगला बिलौरी के घामा, झंडे आ बाजू छाना बिलौरी लगला बिलौरी के घामा। बहुत खूब, बहुत खूब। आप बेटियों के लिए समर्पित हैं। अब चलते चलते सर हम चाहेंगे कि आप अपने ज़िले की जनता को या फिर उत्तराखंड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हम बहुत ज़्यादा इस बात पे एम्फेसिस करते हैं कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ है या गवर्नमेंट ये नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है। हम सब सिटीजन्स हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ के साथ साथ सिटीजन्स की भी ड्यूटीज़ हैं। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हर पॉलीथीन व्यक्ति वाला जो यूज़ कर रहा है उसका चालान करे। ये ड्यूटी तो मेरी नहीं होनी चाहिए, ड्यूटी सिटीजन की होनी चाहिए, पॉलीथीन यूज़ ना करे। तो हमारी जो सिविक सेंस है, हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसको हर उत्तराखंडी समझे, हर देशवासी समझे। सेकेंडली, मैं इस बात को भी चाहूँगा कि हमारी कंप्लेंट्स करने का क्या तरीका है और हम कितनी कंप्लेंट करते हैं, कितना कंप्लेंट से डरते हैं, इसमें भी सुधार होना चाहिए। मैं नैनीताल में था, मुझसे बहुत शिकायतें लोग करते थे कि साहब फलाना फलाना टीचर आज नहीं आए, SMS भी करते थे। हरिद्वार में मेरे पास एक भी कंप्लेंट पिछले 11 महीने में नहीं आई कि फलाना टीचर एब्सेंट है, जबकि ऐसा नहीं है, एब्सेंट होते हैं। तो एक कंप्लेंट का अच्छा हेल्दी कल्चर हम डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि हमारा तंत्र भी और ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो पाएगा। शुक्रिया।